सुप्रभात बच्चों। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संचालित मैट्रिक के परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क क्रैश कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत यह कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार +2 जिला स्कूल गया के गणित शिक्षक आज गणित विषय में एक महत्वपूर्ण चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा करेंगे। और इस क्षेत्रमिति पाठ में हम लोग पिछले दिन वृत्त से संबंधित कुछ बातों के बारे में अध्ययन किया था और ये जाना था कि उस पाठ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसका कैसे हम लोग हल करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। विभिन्न आकृति का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम उसका हल करेंगे, इन्हीं बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ जिन वस्तुओं से संबंधित, जिन चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आवश्यक किस तरह का वस्तु से संबंधित प्रश्न रहेंगे, उस पर किस तरह के फॉर्मूला, किस तरह का क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले उससे संबंधित कुछ कुछ बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चे, सबसे पहले आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हम लोग 10th क्लास में बच्चों को पढ़ना है, उसमें एक चीज़ घनाभ है, घन है, गोला है, इसी तरह के चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पहले कुछ संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ घनाभ। घनाभ क्या होता है? यदि घनाभ की आकृति से आप भली भांति परिचित हो जाते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं कि घनाभ क्या है, उसमें क्या क्या होता है, तो आप उससे रिलेटेड प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। मैं घनाभ के बारे में बात करूं, बताऊं, जैसे ये जो आकृति है हमारा, ये जो वस्तु है, चीज है, माचिस की डिबिया, ये माचिस की डिबिया घनाभ की आकृति का है। इसी तरह से यदि मोबाइल वगैरह हम लोग यूज करते हैं सभी लोग, तो ये मोबाइल भी जो है वो घनाभ की आकृति में ही आएगा। तो बच्चे, इस तरह का और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पुस्तकें, अलमीरा वगैरह, ये सभी आकृति घनाभ की आकृति कहलाता है। अब इस घनाभ के बारे में यदि चर्चा करें तो देखें इसमें कुल कितने फलक हैं। फलक का मतलब इसका सरफेस, जो सतह होता है। तो यदि काउंट करें सामने से 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से 4 हो गया, और एक इधर 5 और एक इधर ये 6। तो इस प्रकार कुल इसके 6 फलक होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं कि घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं। तो बच्चे, आप इसको गौर करेंगे, घर में भी इस तरह की जो वस्तुएं हैं उसको आप देख करके इसका कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको काउंट करके कि इसमें कुल इस तरह से 6 फलक होते हैं। और ये जो कॉर्नर पर का जो भाग है उसे शीर्ष कहते हैं, घनाभ का शीर्ष कहेंगे। तो यदि इसका हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, इधर 5, 6, 7, 8, इस प्रकार कुल इसमें 8 शीर्ष हो गए। इसी तरह से यदि इसका किनारा का चर्चा करें तो किनारा कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4 किनारा इस तरफ से हो गया। इधर से करें तो 1, 2, 3, 4, 4, 8, और फिर इधर से करें 1, 2, 3, 4, तो 8 और 4 12। इस प्रकार यदि किनारा की बात करें तो कुल 12 किनारा हो गया। तो जिस तरह से घनाभ में ये 6 फलक या 6 सरफेस और शीर्ष हो गया कितना? 8 शीर्ष और 12 किनारा होता है, उसी तरह से घन में भी होता है। लेकिन घनाभ में थोड़ा सा और भी कुछ देखें इसमें। यदि इस घनाभ का बात करें कि थोड़ा देर के लिए यदि हम इस तरह से रखते हैं, यदि ऐसे रखे हुए हैं तो इसको थोड़ा देर के लिए मान ले कि लंबाई है, यदि इसको मान ले चौड़ाई है, और ये ऊंचाई, तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 तरह का विमाएं होती है घनाभ में। और किसी घनाभ की यदि
विमाएं जो है यानी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h के रूप में हो तो इसका आयतन और क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है इसमें, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है। तो आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो आयतन बराबर l b h हो जाएगा। इसी तरह से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये केवल चारों तरफ का क्षेत्रफल, यानी ये चार फलक का क्षेत्रफल, 1 2 3 4, ये चारों फलक का केवल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि ये किनारे वाला क्षेत्रफल भी दोनों तरफ का जोड़ देंगे तो वह हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके इससे रिलेटेड हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब आइए हम लोग घन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि अभी बच्चा हम लोग अभी बात किए थे घनाभ के बारे में, तो उसी तरह से घन भी होता है। अब ये आपका घन की आकृति की वस्तुएं हैं, जैसा कि हम लोग के घरों में भी ये वस्तुएं पाई जाती है, खेलने की सामग्री हैं, इसे हम लोग घर में बच्चे लोग खेलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन करके आप फिगर को भली भांति समझ सकते हैं, और ये फिगर यदि आपके दिमाग में बैठा हुआ रहता है, ये वस्तु दिमाग में है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर ले सकते हैं, और इसका फॉर्मूला सूत्र भी आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को आप गौर करें, ये आकृति भी कुछ कुछ अभी थोड़ा देर पहले मैं जो दिखाया था माचिस की आकृति, कुछ कुछ इसके जैसे की आकृति का है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये अंतर ये है कि इसके सभी भुजाएं, यदि गौर करेंगे तो आप देखते हैं कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी है। यदि इसको हम लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई मान ले, यहाँ इस आकृति में भी यदि इस तरह से रखते हैं, यदि इसको थोड़ा देर के लिए लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई मान ले, तो इसमें ये सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसलिए इसको हम घन कहते हैं। लेकिन ये माचिस की डिबिया जो देख रहे हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है, तो ये घनाभ हो गया। दोनों आकृति में यही मूल रूप से अंतर है। बाकी सभी जैसे घनाभ की हम बात किए थे कि उसमें जिस तरह से 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 4 और इधर 5 6, तो उसी तरह से घनाभ में भी और घन में दोनों में 6 फलक ही होते हैं, किनारों की संख्या बराबर होता है, शीर्ष की भी संख्या बराबर होती है। वह अंतर केवल यही है कि इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं घन के, और घनाभ के बराबर नहीं होते। हाँ, कभी कभी घनाभ में ऐसा होता है कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकता है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं रहेगा, कभी लंबाई ऊंचाई बराबर हो सकता है, चौड़ाई बराबर नहीं रहेगा, कभी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो सकता है, लंबाई बराबर नहीं। तो इस तरह से कुछ न कुछ भिन्नता रहेगी, और इसमें सभी आपस में बराबर होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा जो है फॉर्मूला कि यदि ये चूंकि जैसा कि हमने बताया कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो यदि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए ए हो, ए मान ले, एल मान ले, एक्स मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, तो वैसी हालत में इसका आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला, जैसा कि घनाभ के आयतन में हम लोग देखे थे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो यदि इसमें ए गुने ए कर दें तो वैसी हालत में ए क्यू इसका आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है। और इसी तरह से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया कि केवल ये चारों फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और इसमें दोनों साइड वाला भी क्षेत्रफल यदि जोड़ दे, तो फलक का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो कि 4 फलक का क्षेत्रफल, अब एक फलक का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि एक आयताकार शेप में या वर्गाकार शेप में मान ले तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार एक का भुजा स्क्वायर, दूसरा भी तीसरा भी, तो चारों का 4 भुजा स्क्वायर यानी 4 गुने ए स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से 6 फलक का निकालेंगे तो 6a स्क्वायर इसका
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेलन की बात करते हैं। तो बच्चे बेलन जैसा कि नाम ही दिया गया है, घर में रोटी बनाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की सामग्री बेलन के शेप में जो होता है उसी को बेलन कहते हैं। लंबा डंडा लकड़ी का बना होता है, वो बेलन होता है। बेलनाकार शेप कहा जाता है उसी को, या इस तरह का जो भी, उसको अंग्रेजी में ऐसे सिलेंडर कहा जाता है। घर में गैस का उपयोग करने के लिए जो सिलेंडर हम टंकी उपयोग करते हैं वो सिलेंडर शेप में होता है। इसी तरह से और भी, जैसे कलम के शेप जो है ये भी इसी तरह का कुछ कुछ सिलेंडर शेप में ही है। बेलन के आकार का है। यहाँ पर ये वस्तु का यदि आप गौर करें देखें तो ये भी बेलन का आकार का है। ये धागा वाला जो है घरों में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी बेलन का शेप का है। तो इस तरह के चीजों का जो हमारे घरों में पाया जाता है, वैसे चीजों का आप अध्ययन करें, देखें, गौर करें, और उन सभी फिगर को, आकृति को आप दिमाग में याद रखें तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में हमेशा फिगर याद रहेगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड सूत्र भी हमेशा आपको याद रहेगा। तो इन सारे चीजों को आप अध्ययन करके, इन सारे चीजों का अभ्यास करके आप इन सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से फिर हल करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो यहां देखते हैं, इसमें सिलेंडर से रिलेटेड बात है। यदि इसका ऊंचाई h और आधार का त्रिज्या r हो, ऊंचाई का मतलब यदि इस तरह से शेप में रखते हैं तो ये पूरा यहां से यहां तक इसका ऊंचाई हो जाता है। और ये जो नीचे का भाग है ये किस शेप में है, कुछ कुछ वृत्ताकार शेप में है। तो वृत्त का जो त्रिज्या, नीचे का आधार का त्रिज्या, वही इसका त्रिज्या होता है बेलन का। और ये जो यहां से यहां तक हाइट हो गया पूरा, यहां से यहां तक ये हाइट इसकी ऊंचाई हो जाती है, ये इसका त्रिज्या होता है। यदि ये बेलनाकार जो शेप की वस्तु है, इसकी हाइट h, ऊंचाई h और त्रिज्या r हो, तो वैसी हालत में इसका आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब केवल ये चारों तरफ का ये वाला भाग का क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो केवल ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। और यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये मतलब ये क्षेत्रफल अब प्लस ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ये दोनों क्षेत्रफल को हम यदि इसमें ऐड कर दें तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसी तरह से एक बेलन जो खोखला बेलन के रूप में हो, जैसे ये खोखला बेलन के रूप में है, खोखला, ये खोखला है, तो इस तरह का बेलन जब रहता है तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ फॉर्मूला बताए गए हैं निकालने के लिए कि यदि इस तरह का है तो इसका अब यहाँ पर 2 त्रिज्या होगा। यदि यहाँ से हम यहाँ बीच में एक बिंदु जो केंद्र के रूप में होगा, वहां से बाहर तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से केवल अंदर यहाँ तक का लेंगे तो ये भीतरी त्रिज्या हो जाएगा, अंतः त्रिज्या भी जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर यदि बाहरी त्रिज्या r और अंतः त्रिज्या स्मॉल r के रूप में लेकर के हम रिप्रेजेंट किए हैं, और ऊंचाई यदि इसका ये ऊंचाई हाइट h हो, तो वैसी हालत में इसका आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h होता है। ये पाई r स्क्वायर माने बाहर तक का, यहां से यहां तक का जो त्रिज्या था, और स्मॉल r यहां से यहां तक का जो त्रिज्या था, तो ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और गुने ये इसका ऊंचाई हो गया। तो ये आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वही हो जाएगा बाहरी क्षेत्रफल प्लस नीचे ऊपर का क्षेत्रफल। तो ये 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा खोखला बेलन, इस तरह का खोखला शेप में जब रहेगा तो इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो इन फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे और इसका उपयोग करके इससे रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक और वस्तु शंकु के बारे में जानते हैं। शंकु या शंकु आकार जो वस्तुएं होती है उससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं परीक्षा में। तो पहले इस वस्तु के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए शंकु है क्या, इस तरह का शेप का जो कैप
बर्थडे कैप वगैरह होता है, उस तरह के वस्तुओं को मूलतः शंक्वाकार वस्तु कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। और इस शंकु में थोड़ा देर के लिए यदि इसको हम इस शेप में ऐसे कर दें तो यहाँ पे ये जो हो जाता है तिरछे, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, एल से सूचित किया जाता है। और सीधे यहाँ से यहाँ तक का हाइट यदि सीधे हाइट ऊंचाई रूप में माने तो इसको एस से सूचित किया जाता है। और ये नीचे का जो शेप है वो कुछ कुछ वृत्ताकार शेप है, तो इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वह त्रिज्या इस शंकु का त्रिज्या कहलाता है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो यदि इस शंक्वाकार वस्तु का, इस शंकु का तिरछी ऊंचाई एल, आधार का त्रिज्या नीचे का ये त्रिज्या आर, और ये हाइट यहां से यहां तक का जो ये हाइट है ऊंचाई एच हो, तो वैसी हालत में इसका आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी इसमें है कि एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ होता है, तो एल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं या ट्रिगोनोमेट्री में भी जो फॉर्मूला फाइंड करते हैं, जिसके आधार पर इसको थोड़ा देर के लिए हम मान लें कि ये कर्ण है और ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो कर्ण फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, वही फॉर्मूला का उपयोग यहाँ किया जाता है तिरछी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे शंकु के बारे में कि इस प्रकार यदि इस शंकु में तिरछी ऊंचाई एल, ऊंचाई एच और ये त्रिज्या आर हो, तो ऐसी हालत में जो हम फॉर्मूला उपयोग करते हैं, यदि थोड़ा देर के लिए इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, तो इसको कर्ण मान लेते हैं, ये कर्ण है, यहाँ ये लंब है और ये आधार है, तो ऐसी हालत में कर्ण फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, उसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इसका तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। कभी प्रश्न में कभी कभी ये जब तिरछी ऊंचाई नहीं दिया हुआ होता है, तो आगे इस ठोस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। वक्र पृष्ठ का मतलब केवल ये बाहर का चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और यदि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब बाहरी भाग का क्षेत्रफल प्लस नीचे ये आधार जो हो गया जो वृत्त के शेप में है इसका क्षेत्रफल, ये बाहरी क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को जोड़ देंगे आधार का क्षेत्रफल को, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और उसके लिए फॉर्मूला पाई आर एल इंटू एल प्लस आर हो जाता है। और इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, जो बताया गया है कि यदि एक शंकु और एक बेलन दोनों की आधार त्रिज्याएं समान हो और दोनों की ऊंचाई भी समान हो, तो 3 गुणे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है। ये एक ट्रिक के रूप में होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रिक को यदि याद रखते हैं तो ये मैथ सोल्व करना आसान हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेलन गोला के बारे में। एक और आकृति, एक और वस्तु है गोला। गोला के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गोला से बच्चे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, घर में भी आप लोग गेंद खेलते होंगे, क्रिकेट का गेंद, फुटबॉल या इस तरह से जो भी है वो सारे गेंदा के शेप में जो वस्तु होता है इसी चीज को गोला कहा जाता है, बिल्कुल गोल शेप में। तो ये गोल आकृति की जो वस्तु है, यदि थोड़ा देर के लिए मान ले या इसको 2 भाग में काट दें, तो काटने के बाद हमारा कुछ कुछ इस तरह का शेप में दिखेगा और इस तरह का शेप में दिखेगा। तो बीच में हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र से ये परिधि वृत्त के शेप में जैसा हो गया, तो परिधि तक की जो दूरी है त्रिज्या हो जाएगी। और इस प्रकार इस गोला में यदि ये त्रिज्या है, तो वैसी हालत में इस गोला का आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा ये चारों तरफ का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और यदि इसको 2 भाग में बांट दे, जैसा कि अभी मैंने कहा 2 बराबर भाग में यदि काट देते हैं तो 2 भाग बन जाएगा और दोनों आधा आधा गोला हो जाएगा, जिसको अर्धगोला कहा जाता है, हेमिस्फेयर। तो ये अर्धगोला
और उसका भी त्रिज्या इसी तरह से यदि r रहे तो उसका आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है, इस आयतन का सीधे आधा कर देंगे यानी 2/3 पाई r क्यूब, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने केवल बाहर का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का आधा 2 पाई r स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बाहर का आधा भाग का क्षेत्रफल प्लस जो वृत्ताकार शेप है उसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो वैसे हालत में वो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका इससे रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं एक और वस्तु जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसको छिन्नक कहा जाता है। तो ये छिन्नक क्या होता है? कुछ बाल्टी के शेप में जो वस्तु होता है वैसे वस्तुओं को छिन्नक कहा जाता है, और ये छिन्नक के रूप में जो वस्तु है मान लेते हैं, क्योंकि उसका जो शेप होता है एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा नीचे का भाग या ऊपर का भाग एक तरफ थोड़ा ज्यादा चौड़ा रहेगा और एक तरफ का भाग थोड़ा कम चौड़ा रहता है। तो दोनों भाग का नीचे दोनों जो फेस होगा वो दोनों का जो फेस होगा वो वृत्ताकार शेप में होता है, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो दोनों का वृत्ताकार जो शेप है, एक तरफ का वृत्ताकार शेप का त्रिज्या मान लेते हैं r है, और दूसरे तरफ के वृत्ताकार जो शेप है उसका त्रिज्या स्मॉल r है, और ये जो ऊंचाई हमारा हो गया तिरछी ऊंचाई के रूप में रहेगा, इसको हम l मान लेते हैं, और यहां से यहां तक के जो ऊंचाई है ये उस ऊंचाई को यदि हम h से सूचित करते हैं तो वैसी हालत में इसका फॉर्मूला कुछ जैसे आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r इंटू r हो जाता है। और कभी कभी केवल ये तिरछी ऊंचाई फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन में रहता है, तो तिरछी ऊंचाई फाइंड करना हो तो वैसे हालत में उसका फॉर्मूला होता है ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर r माइनस r का होल स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरह से इसका क्षेत्रफल वगैरह फाइंड करने के लिए जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब केवल बाहर का क्षेत्रफल, बाहरी भाग का केवल चारों तरफ का बाहर का क्षेत्रफल निकालना हो तो वैसी हालत में पाई l इंटू आर प्लस आर, और ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल भी जोड़ दें तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई l इंटू आर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया इससे रिलेटेड। तो बच्चे इस पाठ में मूल रूप से इन्हीं सारे वस्तुओं पर आधारित प्रश्न रहते हैं, और ये जितने भी वस्तु बताए उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे ड्राइव करके इसमें दिए हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखते हैं और वस्तु का फिगर ध्यान में रखते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुछ उदाहरण के रूप में मैं यहाँ दिया हूँ, उसको सोल्व करके आपको बताता हूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, और इस पार्ट से रिलेटेड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माने लॉन्ग जो आंसर होता है वो भी रहता है 5 नंबर का, और 2 नंबर का भी। तीनों तरह का क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछे जाते हैं, कैसे हम उसको हल करेंगे, उस पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन क्यूबिक के रूप में रहता है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो चूंकि मैथ में कुछ क्वेश्चन तो है फॉर्मूला पर आधारित होता है, उसकी बहुत आसानी से आप केवल सोच करके दिमाग लगा करके उसका हल दे सकते हैं, बता दे सकते हैं उसका आंसर। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसको कि हल करने की आवश्यकता होती है। जब तक उसको अपने कॉपी में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे, तब तक उसका आंसर बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको हल करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको जितना यथासंभव, जितना कम से कम समय में इसका आंसर फाइंड करने का प्रयास करना है। तो कैसे हम इसका आंसर फाइंड करेंगे ये प्रश्न का, आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं थोड़ा सा।
तो हमारा क्या हुआ, क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चे इस तरह का जब क्वेश्चन है तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए 6a² होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, तो 6a² यानी 6 गुने भुजा होता है। तो ये क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमको a की आवश्यकता है, जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमें a यानी भुजा फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो जो प्रश्न में दिया हुआ है घन का आयतन, उसी को लेकर के हल करेंगे और उसी से हमें भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ है 2744 इतना सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दिया हुआ है। तो घन का आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला AQ होता है, यानी AQ बराबर 2744 है। हालांकि इसको इतना लंबा क्षेत्र फॉर्मूला वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करना है तो सिंपल केवल AQ बराबर 2744 और केवल A का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यूबिक रूट 2744 हो जाएगा। और इसका जब हल करेंगे 2744 का यदि गुणनखंड इसको निकालने के लिए है कि आप फैक्टराइजेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। 2744 2 से डिवाइड कर दें, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 से 3 डिवाइड करें, 7 7 चौका 28, 7 9 63, 7। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड निकल करके आता है क्यूबिक रूट 2 गुने 2 गुने 2 7 गुने 7 गुने 7। यदि ये आ गया क्यूबिक रूट में 2 का पावर 3 और गुने 7 का पावर 3, और इस प्रकार ये 2 गुने 7 यानी 14। ये 14 सेंटीमीटर निकल करके आ गया इसका भुजा। और तब हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसीलिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जैसा कि अभी लिखे थे वो क्या था, 6a² यानी 6 गुने 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या 6 गुने 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसको गुना करेंगे 1176, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर चुन लेते हैं। तो बच्चे ये तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बनाने में इतना लंबा चला गया, लेकिन आपको ये जैसा कि मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा लंबा में नहीं जाना है। इसको शॉर्टकट में मेथड का उपयोग करते हुए और इसको हल करने का प्रयास करना है। इतना ज़्यादा लंबा बना करके दिखाना नहीं है, लेकिन आंसर फाइंड करने के लिए करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधे हम दूसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए AQ बराबर लिख देंगे 125। ये आयतन बराबर दिया हुआ है तो आयतन AQ होता है घन का, और AQ बराबर 125 मीटर क्यूब हो गया। और केवल A का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्यूबिक रूट 125, जिसका वैल्यू सीधे आ जाएगा 5 मीटर। और फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6a² सीधे लिख देंगे,
6a बराबर 6 गुने a का वैल्यू 5 मीटर का स्क्वायर, इस प्रकार 6 इंटू 25 बराबर आ गया 150 मीटर स्क्वायर। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हुए उसके लिए प्रयास करना है कि बहुत सारे जो अंक है उसका क्यूबिक रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा या वर्ग क्या होगा, ये सारी चीज यदि याद रखते हैं और हमेशा उसका उपयोग करते हैं तो याद रहेगा और इस तरह का कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप निकाल ले सकते हैं, बना ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये दूसरा क्वेश्चन का हल हो गया। तीसरा प्रश्न यदि देखें, तीसरा प्रश्न में है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। कहने का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका भुजा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये वर्ग के रूप में है तो ये भुजा ए हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा का क्षेत्रफल बी स्क्वायर है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और तीसरा का क्षेत्रफल, तीसरा फलक का क्षेत्रफल सी स्क्वायर है तो इसका भुजा फाइंड करेंगे तो वो सी के रूप में आ जाएगा। ये तीनों का भुजा हमें निकल गया। अब क्या कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें घनाभ का। ये घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है फॉर्मूला, एल गुने बी गुने एच। लंबाई के रूप में हो गया ए, यदि चौड़ाई हम b मान लेते हैं और ऊंचाई c मान लेते हैं तो इस प्रकार इसका आयतन निकल कर क्या आ गया ए बी सी, जो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो ये थोड़ा सा बच्चे इसमें यदि आप दिमाग लगाते हैं तो इस तरह से पेन का उपयोग करके कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल दिया हुआ है कि इसका घनाभ का तीनों फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के रूप में, तो निश्चित तौर पर इसका लंबाई चौड़ाई ए बी सी के रूप में होगा। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है तो उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर ए गुने बी गुने सी बराबर ए बी सी होगा। और इस तरह से उसका सीधे सी ऑप्शन हम चुन ले सकते हैं, इसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक का उपयोग करके समय का बचत करते हुए हल करने का प्रयास करना है। लेकिन जिस प्रश्न में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो तब ऐसी हालत में हल्का सा कैलकुलेशन कर ले सकते हैं। उसके लिए जहां आप मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं वहीं पर बगल में इस तरफ लाइन खींच करके इधर रफ लिख करके बना ले सकते हैं, या सबसे लास्ट पेज में भी आप रफ लिख करके इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, जो दिया हुआ है घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आयतन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आयतन के लिए फॉर्मूला एल गुने बी गुने एच होता है, जहां हो गया 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ तीनों को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर लिख देंगे। तो गुना करके हम देखते हैं 15 गुने 12 करेंगे तो आ गया 180 और गुने 4.5 करते हैं 0 8 चौक 32 के 2 7 0 0 आंसर यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। तो इस प्रकार 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार 810 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा यदि गड़बड़ हो जाएगी कभी कभी तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके, चूंकि ये मैथ है, मैथ जिसको कि की ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, दिमाग का चाबी, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके मैथ का सॉल्यूशन करना है। अदरवाइज थोड़ा सा में सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन देखें और इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन में है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका विकर्ण फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो ये इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप इसको बिना कैलकुलेशन के
सीधे से आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन है भी नहीं। तो इसका विकर्ण फाइंड करने के लिए, घनाभ का विकर्ण फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, यदि विकर्ण एल या जिस चीज से भी सूचित करें तो विकर्ण फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला का सही ऑप्शन तीसरा है, इस प्रकार इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग एक अगला क्वेश्चन हल करते हैं। छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो भुजा निकालना है। तो बच्चे इसका भुजा फाइंड करने के लिए, यानी वर्ग का भुजा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है विकर्ण बटा √2। ये फॉर्मूला यदि याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे। और ये हो गया 16√2 डिवाइडेड बाई √2, कैंसिल हो गया, इस प्रकार 16 आ गया। तो ये 16 सेंटीमीटर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन के रूप में हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो फॉर्मूला याद रखना है, ये जब तक मैथ में फॉर्मूला नहीं याद रहेंगे तो आपका मैथ का सॉल्यूशन करने में समस्या होगी, कठिनाई होगी, नहीं सोल्व होगा। तो मैथ का फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखने के लिए यदि मैथ का बराबर आप अभ्यास करते हैं, प्रश्न को हल करते रहते हैं, तो बराबर अभ्यास करते रहने से आपको स्वतः फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। तो इसलिए मैथ में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप मैथ का जितना अधिक से अधिक अभ्यास करें ज़्यादा अच्छा है। फॉर्मूला भी कभी कभी हो तो रटने का भी प्रयास करें, और मैथ में कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको दिमाग में बैठाना है, दिमाग में याद रखना है इन चीज़ों को। अगला हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि घनों की संख्या निकालना है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला कि जो पहले वाला घन था, बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, छोटे जो काट करके उसको बनाया जा रहा है उसका आयतन। ये ट्रिक होता है इसका फाइंड करने के लिए। तो हमारा बड़ा जो घन हो गया उसका भुजा कितना है, एल क्यूब, फॉर्मूला इसका होता है ए क्यूब, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्यूब, और छोटा वाला का हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 5 5 जा 25 इंटू 125, और यहाँ पर हो गया 1 ही रह जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है, ये कैंसिल होकर के सीधे आ जाता है 125, यानी घनों की कुल संख्या हो जाएगा 125। हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में 8वां प्रश्न है कि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो उस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला पर आधारित है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, इसका शुरू में बताए कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरह से 9वां प्रश्न में आते हैं हम लोग। 9 प्रश्न में है कि 2 घन का आयतन दिया हुआ है 1:27 है। 9वां 2 घन का आयतन का अनुपात, यानी उसको सीधे फॉर्मूला के रूप में हम यूं लिखे, यदि एक को हम मान ले ए क्यूब और दूसरा को मान ले एक्स क्यूब, तो ये अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो इसका कोर यानी भुजा के रूप में फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसको सीधे a/x के रूप में लिखें तो ये क्यूबिक रूट में आ जाएगा 1/27, और ये आ जाएगा 1/3, जिसको हम 1:3 कह सकते हैं, यानी 1:3। तो 1:3 जो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार ये 9 का आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में, ये क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे मेंसुरेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और प्रयास करें कि उससे रिलेटेड जो फिगर बन सकता है, यदि फिगर को बना लें, ड्राइव कर लें,
तब आपका क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा। जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगे, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो जैसे आपको आसानी बुझाए वैसे बना ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब एक बेलनाकार शेप में ये वस्तु है, बेलन के शेप में, और इस बेलनाकार वस्तु के 80 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त, और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई यहां से यहां तक इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और साथ ही साथ सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको कि बेलनाकार कोई वस्तु होता है तो बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एच। इसके आधार पर 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला फाइंड करना है तो 2 पाई आर एच। इसके अनुसार यदि हम फॉर्मूला 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर त्रिज्या जो यहाँ पर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके और इसका यदि हल करेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा आंसर प्राप्त होगा। और इसी तरह से पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पर हो गया 2 गुने 22/7 गुने आर त्रिज्या का वैल्यू 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर फिर आ गया 80 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। ये हल करेंगे 2 गुने 22/7 गुने 80 सेंटीमीटर और गुने 100 सेंटीमीटर, और इस प्रकार इसको भी हल करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो वक्र कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें दो चीज दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों का हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर उसका कह रहा है अनुपात निकालना था, अनुपात निकालना था। तो अनुपात निकालने के लिए ये अलग अलग इतना लंबा हम ऐसे करके दोनों का निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर उसका अनुपात निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा एक आसान तरीका, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यदि सब्जेक्टिव में रहता है तो इसको हम इस तरह से करके दिखा सकते हैं भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सीधे फॉर्मूला लिख देंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच और बटा नीचे 2 पाई आर एच। अब यहाँ 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल कर देंगे, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बच गया, आर प्लस एच, तो आर हो गया 80 और एच का वैल्यू 20 और नीचे एच का वैल्यू केवल 20 सेंटीमीटर है, ऊपर में हो गया 100 और बटा नीचे 20, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये 20 × 100 कैंसिल हो गया यानी 5/1, तो सीधे 5:1 आ गया आंसर। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए ऐसे इस मेथड का उपयोग करके हम इजी वे में फाइंड कर लेंगे। ऐसे इस मेथड का उपयोग करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पेचीदा जैसा लगेगा। तो बच्चे मैथ में प्रयास करना है ट्रिक का उपयोग करके, जितना आसानी से हम प्रश्न को हल कर लें उतना अच्छा है। तो अभी हम लोग इन प्रश्नों को देखें, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं दिए हुए, आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक या जो भी साइट से आप बुक का अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन सारे बुकों का अध्ययन करके, प्रश्नों का अभ्यास करके आप बेहतर कर सकते हैं, मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैथ में बच्चे जो अच्छा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक भी बच्चों उठाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, मेहनत करने वाले। तो आप इसमें
फुल मार्क्स बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मूला का रिवीजन करके और मैथ का रिवीजन करके। आइए कुछ हम लोग 2-2 अंकीय प्रश्न हैं, कुछ 2 अंकीय प्रश्नों को भी अभ्यास करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। 2 अंक के प्रश्न में एक प्रश्न है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ये घनाभ, थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रश्न में घन के रूप में दिया हुआ है हमारा प्रश्न या घनाभ है, ये सब ध्यान देना है थोड़ा। और ये बहुत ही आसानी से, चूंकि घनाभ का कह रहा है कि लंबाई दिया हुआ है, यानी एल का वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 4 मीटर और एच का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। और इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह की होती है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इसके अनुसार यदि हम वैल्यू रख दें 2 गुने 6 गुने 4 प्लस 4 गुने 2 और प्लस 2 गुने 6 या 6 गुने 2 कर दें, 6 गुने 2। तो यहाँ पे 2 गुने ये हुआ 6 चौका 24, 4 दूनी 8 और ये 6 दूनी 12, 12 8 20, ये हो गया 2 गुने 44, जो गुना करने पर आ गया 88। यहाँ यूनिट मीटर के रूप में था तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर देंगे। तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा, इस तरह का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं, तो इसमें यूनिट का भी उपयोग अवश्य करना है। और क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर में होता है और घनाभ के रूप में जब रहता है, माने आयतन निकालना है, तो वैसी हालत में हम क्यूबिक के रूप में उसका पावर 3 देते हैं। तो ये इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रश्न एक और है बच्चे, इसी से रिलेटेड 2 अंकीय प्रश्न ही है हमारा, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मतलब 3 घन है, धातु के 3 घन है और तीनों का अलग अलग लंबाई दिया हुआ है और तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। 3 छोटे छोटे घन हैं और तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि नए घन का किनारे की लंबाई क्या होगी। तो नए घन का किनारा का लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा हम क्या करेंगे कि इसमें जो पुराने घन दिए हुए हैं वो तीनों का अलग अलग आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया, सबका भुजा का माप दिया हुआ है, तो हम उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे और वो जो आयतन प्राप्त होगा वो तीनों को जोड़ देंगे तो उससे हमारा क्या होगा, नया घन का आयतन निकल जाएगा। और नया घन का जब आयतन निकल जाएगा तो उससे हम उसका भुजा निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम सीधे इसको हल करने के लिए लिख सकते हैं कि चूंकि नए घन का आयतन बराबर पहला घन का आयतन, या सीधे लिख देंगे तीनों घन का आयतन का योग, तीनों घनों के आयतन का योग। यहां पर तीनों घन के रूप में ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू इसका जो घन है इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ये एक्स क्यू है, ये वाई क्यू है, ये जेड क्यू मान लेते हैं थोड़ा देर के, और ये ए क्यू है। अब यहाँ पे ए क्यू बराबर आ गया पहला घन, तो पहला घन का लंबाई दिया हुआ 3, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर का क्यूब, दूसरा है 4 तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब, और तीसरा है 5 तो यहाँ पर हो गया 5 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब, और 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब, 5 5 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये ए क्यूब जो नया घन बन रहा है उसका आयतन निकल जा रहा है। तो ए क्यूब बराबर यहाँ यदि सबको हम जोड़ देते हैं
तीनों को, तो जोड़ने पर आ जाता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। और केवल यहाँ पर ए वैल्यू फाइंड करेंगे ए का, तो क्यूबिक रूट 216, जिसका कि वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा जो आंसर फाइंड करना था। नए घन का भुजा या किनारे की लंबाई वो निकल कर के आ गया 6। तो इस प्रकार बच्चे प्रश्न में जो चीज़ दिया हुआ था उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, वो कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमारा हल निकल जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में थोड़ा देखें, गौर करें। एक और हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है कि दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 है। तो पहले एक जो घन दिया हुआ है, एक घन, उसका आयतन के लिए मान लीजिए उसका भुजा ए है, तो वैसी हालत में उसका घन का आयतन यानी ए क्यू बराबर हो गया 64। प्रश्न में जो दिया हुआ उस प्रश्न के अनुसार 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसके अनुसार ए का वैल्यू हो जाएगा 64 का क्यूबिक रूट, और ये निकल करके आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, क्या 4 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, ये भुजा निकल करके आ गया। अब इसी तरह से ये दो घन है, ये दोनों घन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 सेंटीमीटर इसका और 4 सेंटीमीटर इसका, ये दो घन था, दोनों को यदि जोड़ देंगे तो दोनों का भुजा मिला करके जो नया घन बना, वो नया घन का भुजा कितना हो गया, नया घन का भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। तो नया घन का भुजा के लिए 8 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ये केवल लंबाई के रूप में हो गया, बाकी उसका जो चौड़ाई ऊंचाई था वो सब तो सेम रह गया। तो ये जो है घन की जगह पर अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। ये अब क्या बन गया, घनाभ बन गया, जिसका कि भुजा के रूप में हम मान लेते हैं कि ये लंबाई हो गया इतना, और बाकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो सेम रह गया। वो कितना रह गया, 4 सेंटीमीटर ही रह गया। तो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो जो नया घनाभ प्राप्त हो रहा है, नया प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पर उस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए यदि वैल्यू रख दें सबका, 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8, ये हो गया 2 गुने 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। जोड़ देते हैं 2 2 4 6 4 10, 3 1 4 3 7 8, 6 2 8 2 10 0, बाकी रहा 1 3 1 4 1 5 3 8, यानी 8 दूनी 116 160। तो ये हमारा था सेंटीमीटर में, तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, तो क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न और हम देखते हैं का, एक और प्रश्न पर हम लोग गौर करें, जो 2 अंकीय प्रश्न ही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, गोला से रिलेटेड। इसमें बताया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी अर्धगोला है जिसका कि त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या
अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और फाइंड क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला याद रखना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके अनुसार जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करेंगे, 2 गुने 22/7, आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 गुने 22/7, यहाँ पे इसको 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर, दो तरह से हल कर सकते हैं बच्चे। 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे, फिर टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल जो वैल्यू आएगा उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, या फिर सिंपल 3.5 × 3.5 लिख लेते हैं। डेसिमल हटा करके यहाँ 10, यहाँ भी डेसिमल हटा करके 10, यहाँ 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, कैंसिल करते हैं, 5 5 कैंसिल हो गया, और इसको काट देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, यहाँ 2 से 11, तो इस प्रकार 11 × 7 बराबर 77, ये सेंटीमीटर में था यूनिट, तो इस प्रकार 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हल करने का अपना तरीका है, जैसे आपको आसानी बुझाए उस तरह से करके हल कर ले सकते हैं। तो ये हमारा गोला से संबंधित एक प्रश्न था, अर्धगोला से संबंधित। एक इसी तरह का और अर्धगोला से संबंधित प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है अर्धगोला से संबंधित एक प्रश्न है कि अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध समा सकता है यदि व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोलाकार कटोरा इस तरह का शेप में है और इसमें इसका व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना है एक बात का, जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो कभी कभी हड़बड़ में कुछ गड़बड़ करते हैं। अब यहाँ पर एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया हुआ है, कभी कभी हम हल करने के क्रम में उसको त्रिज्या समझ लेते हैं और त्रिज्या लेकर के हल करते हैं, तो ऐसी हालत में हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। कभी कभी त्रिज्या दिया हुआ रहता है, उसको व्यास मान लेते हैं, व्यास लेकर के हल करेंगे तो भी हमारा हल गलत हो जाएगा। तो थोड़ा गौर करना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको परीक्षा में इसीलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ने के लिए। तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कि क्या दिया हुआ है और उसके आधार पर ही प्रश्न को हल करने का प्रयास करना है। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कटोरे का व्यास, कटोरे का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए कटोरे का त्रिज्या यदि निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। 10.5/2 व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, उसमें कितना लीटर दूध अटेगा। कहने का मतलब कटोरे का जो आयतन होगा वही उसका वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार हम कटोरे का आयतन निकाल लेंगे सीधे। तो कटोरे का आयतन बराबर फॉर्मूला, कटोरा का आयतन, ये कटोरा किस शेप में है, अर्धगोला के शेप में है, तो अर्धगोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 10.5/2 सेंटीमीटर के रूप में है, पावर 3 कर देते हैं। इसको हम हल करेंगे और हल जब करेंगे तो कई तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 कर देते हैं। 3 बार हम हल करने के लिए डेसिमल इसको हटा देते हैं सब जगह, 10 यहाँ भी डेसिमल हटा करके 10, यहाँ भी डेसिमल हटा करके 10 कर दें यदि, और इस प्रकार इसको हम सोल्व करते हैं। 7 से यदि इसको डिवाइड कर दें तो 1 15 से कैंसिल हो गया, और इसी तरह से इसको और भी कैंसिल, ये 2 से सपोज इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर और भी ये है, और 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 21 आ गया, इसको 5 से डिवाइड करते हैं 2 और यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो 21 आ गया।
यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 11 आ गया। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाता है 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूने 16। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 गुने 21 441, 11 तिया 33, 441 गुने 33 मल्टीप्लाई करते हैं 3, 4 तिया 12 के 2 13, फिर यहाँ भी हो गया 3 2 3 1 3 14553 डिवाइडेड बाई 16। और यदि इसको डिवाइड कर देते हैं 14553 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग 303 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसको लीटर में यदि डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड किया जाता है। 303 बाई 1000 लीटर, जो आ जाता है 0.303 लीटर। तो इस प्रकार इतना लीटर दूध के रूप में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना लीटर दूध हटेगा, तो इसको हम कहेंगे कि इतना लीटर दूध आ जाएगा। तो बच्चे इस तरह से करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें और भी कुछ कुछ प्रश्न है जिसको आप खुद भी घर में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम लोग एक लॉन्ग तरह का क्वेश्चन है जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि बच्चे मैंने बार बार बताया, कह रहा हूँ हम लोग कि मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ में उतना ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त होगा। मैथ में अभ्यास करने की आवश्यकता है, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। और मैथ बार बार जब सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको फॉर्मूला भी स्वतः याद हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न है कि एक खिलौना के आकार का है जिसमें त्रिज्या समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। कहने का मतलब एक अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर, ये अर्धगोला है, इसी अर्धगोला पर एक शंकु के रूप में आरोपित है। ऐसा करके एक बना हुआ है खिलौना। अब ये कह रहा है कि दोनों का त्रिज्या समान है, माने इसी के आधार जो हमारा अर्धगोला है उसी पर शंकु आरोपित है, तो दोनों का त्रिज्या समान है। अब इसको थोड़ा देर के लिए हम फिगर बना लें, या ये त्रिज्या r हो गया, इसकी ऊंचाई h, ये तिर्यक ऊंचाई l के रूप में मान ले। यदि a, b और c, यहाँ पर ये o मान लेते हैं। ऐसा करके एक फिगर बना लेते हैं। अब इसमें ये दिया हुआ है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, माने ये जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 3.5 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ खिलौने की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई 15 यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, टोटल ऊंचाई। तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहरी क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो शंक्वाकार भाग है उसका क्षेत्रफल और नीचे जो अर्धगोला के शेप में है उसका क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे हमें एक खिलौने का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्रश्न में हमारा यहाँ पर ए से पूरा ये हाइट जो है खिलौना का पूरा हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम केवल शंक्वाकार जो भाग है उसका हाइट फाइंड कर लेंगे। तो एवो शंक्वाकार भाग का ऊंचाई फाइंड करेंगे जो एवो के रूप में है। तो एवो बराबर हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। अब इसको यदि माइनस करते हैं तो कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर। ये एवो का ऊंचाई निकल गया, यानी केवल शंक्वाकार भाग का ऊंचाई निकल गया 12 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या दिया हुआ, यदि इसका हम तिरछी ऊंचाई एल निकाल लें,
इसीलिए तिरछी ऊंचाई L बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जहाँ h का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर और ये निकल कर आ गया 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया 144 और 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यदि फाइन करेंगे तो आ जाएगा 12.25। ये दोनों को यदि ऐड कर देते हैं 156.25 आ जाता है, और इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। ये तिरछी ऊंचाई निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए जो कह रहा था, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं रहेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि दोनों जगह पाई और आर है, पाई आर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया एल और यहाँ बच गया 2, एल प्लस पाई आर कॉमन ले रहे हैं, पाई तो यहाँ बच गया एल और यहाँ 2 और आर स्क्वायर था तो यहाँ पे आर भी बचेगा। अब इसका वैल्यू रख दें 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल का वैल्यू अभी निकल करके आया था 12.5 प्लस 2 गुने आर का वैल्यू 3.5 यहाँ आ गया। यदि इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0.5 से कैंसिल हो गया, और इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है 11 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पर 12.5 प्लस 7 प्राप्त होगा। यहाँ आ गया 11 इंटू 19.5 ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, चूंकि यूनिट सेंटीमीटर में ही था, तो अब इसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चे, ये दीर्घ उत्तरीय जो 5-5 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें इस तरह का प्रश्न रहता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह का और भी मैं कुछ प्रश्न को दिया हूँ इसमें, इसको आप घर में खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स, ये यूट्यूब पर डाला हुआ रहेगा सब, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी समस्या आती है उससे रिलेटेड। तो आप इस तरह से घर में अभ्यास करें, और भी प्रश्नों का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे मैथ में उतना ज़्यादा अच्छे अंक आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।